नंबर 7 पर हैं राजेश पायलट। इंडियन एयरफोर्स के पूर्व पायलट से कांग्रेस के सबसे चमकदार चेहरे तक राजेश पायलट का सफ़र बेहद शानदार था। 90 के दशक में वो कांग्रेस के सबसे पॉपुलर युवा नेता थे। नरसिम्हा राव सरकार में उन्होंने खुलकर विद्रोह किया, सोनिया गांधी के करीबी बने और पीएम की रेस में सबसे आगे माने जाने लगे। लेकिन फिर जून 2000 में एक रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया और उनका पीएम बनने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। राजेश पायलट का असली नाम था राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी। पायलट सिर्फ उनका नाम नहीं था, वो सच में इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर थे। नंबर 6 पर हैं माधवराव सिंधिया। 1999 में जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेकर विवाद चरम पर था, तब कांग्रेस के अंदर एक नाम सबसे जोर से उठा, माधवराव सिंधिया। ग्वालियर के राजघराने से आए लेकिन जनता के बीच जबीनी नेता। 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था उनके ही शहर ग्वालियर में। वो कांग्रेस के नंबर 2 बन चुके थे। पीएम की कुर्सी बस एक कदम दूर थी। लेकिन सितंबर 2001 में मैनपुरी के पास एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। माधवराव सिंधिया को भारत के सबसे बेहतरीन रेलवे मिनिस्टर्स में गिना जाता है। आज जो शताब्दी एक्सप्रेस आप देखते हैं वो उन्हीं की देन है। नंबर 5 पर हैं सोनिया गांधी। 2004 में जब कांग्रेस की जीत हुई, पूरे देश को यकीन था कि सोनिया गांधी अगली प्राइम मिनिस्टर होंगी। सहयोगी दल राजी थे, पार्टी राजी थी, जनता ने वोट दिया था। लेकिन बीजेपी ने एक जोरदार मुहिम चलाई, विदेशी मूल का मुद्दा, और सोनिया गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने पीएम पद ठुकरा दिया। मनमोहन सिंह को पीएम बनवाया गया। जब सोनिया गांधी ने पीएम पद छोड़ा, उस दिन प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा, हम सब स्टंड थे। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी उनके इस फैसले से पूरी तरह अनजान थे। नंबर 4 पर हैं प्रणब मुखर्जी। 50 साल का राजनीतिक करियर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हर बड़े पद पर रहे। इंदिरा गांधी उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद मानती थी। 2004 में जब सोनिया गांधी ने पीएम पद छोड़ा, प्रणब दा सबसे मजबूत दावेदार थे। लेकिन सोनिया ने मनमोहन सिंह को चुना। जब उनकी बेटी ने पूछा, क्या आप पीएम बनेंगे, प्रणब दा ने सीधे कहा, नहीं, वो मुझे पीएम नहीं बनाएंगी, मनमोहन सिंह बनेंगे। प्रणब मुखर्जी ने फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए मनमोहन सिंह को आरबीआई गवर्नर के पद पर नियुक्त किया था। यानी जिसको उन्होंने आरबीआई गवर्नर बनाया, उसी ने उनकी जगह पीएम की कुर्सी ली। नंबर 3 पर हैं राहुल गांधी। 2014, 2019, 2024 तीनों लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने उन्हें पीएम कैंडिडेट के रूप में पेश किया। तीनों बार हारे। 2004 और 2009 में जब कांग्रेस जीती, तब भी वो पीएम नहीं बने। नेहरू गांधी परिवार के उत्तराधिकारी, लेकिन पीएम की कुर्सी आज भी दूर है। राहुल गांधी अब तक के एकमात्र कांग्रेस नेता हैं जो नेहरू गांधी परिवार से होकर भी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। नंबर 2 पर हैं बाबू जगजीवन राम। दोस्तों, यह नाम शायद आज की पीढ़ी कम जानती है, लेकिन इनकी कहानी सबसे दर्दनाक है। 1936 से 1986 तक लगातार 50 साल पार्लियामेंट के सदस्य रहे। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। डिफेंस मिनिस्टर के रूप में 1971 की जंग जीती, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1977 में जब जनता पार्टी जीती, तो जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने लिखा, अगर वोट होता तो जगजीवन राम जीतते, क्योंकि ज़्यादातर एमपीज उनके साथ थे। लेकिन अपर कास्ट के नेताओं ने वोटिंग ही नहीं होने दी। मोरारजी देसाई को पीएम बना दिया गया। 1966, 1977, 1979 कम से कम 3 बार पीएम बनते बनते रह गए। जगजीवन राम आज़ाद भारत के पहले लेबर मिनिस्टर थे। मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सब उन्हीं की देन है। और उनकी बेटी मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। और नंबर 1 पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, यह सबसे बड़ी और सबसे चर्चित कहानी है। 1966 में जब देश को पहला प्राइम मिनिस्टर चुनना था, कांग्रेस की 15 में से 12 प्रोविंशियल कमेटीज़ ने एक ही नाम का समर्थन किया, सरदार पटेल। सिर्फ 3 ने नेहरू को चुना। लोकप्रियता में पटेल आगे थे, अनुभव में पटेल आगे थे, पार्टी सपोर्ट में भी पटेल आगे थे। लेकिन महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे किया और पटेल ने देश की एकता के लिए अपना दावा छोड़ दिया। इसके बाद वो डिप्टी पीएम और होम मिनिस्टर बने और 562 रियासतों को भारत में मिलाया। वो काम जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में हुई, यानी आज़ादी से सिर्फ 3 साल बाद। अगर वो पीएम बने होते और लंबे समय तक जीते, तो भारत का इतिहास शायद बिल्कुल अलग होता।